अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज जो है ना हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बात करने वाले हैं, जो उन्होंने सिलेबस जो है ना वो इशू किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है कि नेशनल एमडीकेट के लिए आपने कौन सा सिलेबस को फॉलो करना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसकी जो है ना इसमें सारा क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको जो है ना डिस्कस करना है। ये पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट दी टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 210। ये आपको याद होना चाहिए कि आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं, 210 मार्क्स है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ना वो 3.5 आवर्स है। ठीक है, फॉर्मेट जो है ना वो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़ है। मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे पास 65 मार्क्स है। और नॉन नेगेटिव मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग पहले हुआ करती थी वो इस दफ़ा नहीं होगी। ठीक है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि किस तरह से जो है ना मतलब इसको क्लासिफाई किया गया है कि कितने एमसीक्यूज़ कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो बायोलॉजी से हमारे पास अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो 68 एमसीक्यूज़। केमिस्ट्री में हमारे पास 56, फिज़िक्स हमारे पास है 56, इंग्लिश में 20 एमसीक्यूज़ और लॉजिकल रीजनिंग में 10 एमसीक्यूज़ जो है ना वो उसके आएंगे। फिर उसके जो है ना परसेंटेज की बात की गई है कि 32%, 26.5, 26.5, 10 एंड 5%। ये इसकी परसेंटेज की बात की गई है। इसमें हम बात करेंगे कि ये लॉजिकल रीजनिंग क्या अगर मतलब इसको जो है ना किस तरह से डिफाइन करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग असल में होती क्या चीज़ है। तो इसको हम बाद में जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उन्होंने बताया है कि लेवल ऑफ एमसीक्यूज़ क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा। तो मतलब उन्होंने बताया कि अगर हम 100 में बात करें तो 20% ईजी होंगे, मॉडरेट जो है ना वो 60% होंगे एंड हार्ड जो है ना वो 20% होंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताई गई है कि इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% एमसीक्यूज या क्वेश्चन विल बी रिकॉल एंड 30% विल बी एप्लीकेशन लेवल। क्या मतलब है उसका कि 70% एमसीक्यूज जो होंगे ना वो असल में बुक से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन 30% जो है ना वो हमारे पास एप्लीकेशन लेवल होंगे। कि आपको अगर एक क्वेश्चन इस तरह का लॉजिकल रीजनिंग इसको हम कहते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि इसकी एप्लीकेशन लेवल क्या है, डेली लाइफ में हम इस वाली इक्वेशन को या मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन सी जो है ना कौन सी एग्जांपल्स आप करेक्ट समझते हैं कि इसमें ये वाला इक्वेशन जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, हम डेली लाइफ में माइक्रोस्कोप को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग की आंसर्स भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जल्दी से अब चले जाते हैं रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल सेक्शन। तो बायो में हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस सिस्टम। अब इसमें कुछ जो है ना कटौती की गई है कि कौन से आपने फॉलो करने हैं और कौन से फॉलो नहीं करने। ठीक है, तो सीधा हम उसकी तरफ आ जाते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में आपने क्या देखना है। बायोडाइवर्सिटी में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को देखना है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। जिस तरह हमारे पास आरएनए है, डीएनए है, उसकी क्लासिफिकेशन जितनी भी बुक में दी गई है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वायरस किस तरह से की गई थी, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस हमारे पास क्या है, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिससे जिससे हम वायरस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो वायरस से लग सकते हैं। तो ये आपने याद करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि अगर आपने ये वाले टॉपिक देखने हैं ना तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपने फॉलो करने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, ट्रेस द डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ द वायरस। आपने डिस्कवरी पे फोकस देना है कि किस तरह से ये डिस्कवर हुआ था और किस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, जिस तरह से बुक में लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, या स्ट्रेन के बेस पर, या डिजीज के बेस पर, या होस्ट के बेस पर, जितनी भी क्लासिफिकेशन की गई है आपने उसको देखना है। आइडेंटिफाई द सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेज ऑफ वायरल डिजीजेस। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने एक डिजीज़ को डिस्कस करना है तो उसमें सिम्टम्स आपने देखने हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेज। क्लियर हो गया। तो ये बायोडाइवर्सिटी की बात हो गई। अब आ जाते हैं बायो एनर्जेटिक्स की। तो बायो एनर्जेटिक्स में हमारे पास है एनारोबिक रिस्पायरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने याद करना है, ग्लाइकोलिसिस, उसमें ग्लाइकोलिटिक पाथवे और एरोबिक रिस्पायरेशन को आपने याद करना है। फिर उसके बाद लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट डिपेंडेंट फेजेस और रिएक्शन। फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन।
इसके अलावा फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ये भी इम्पॉर्टेंट है, रोल ऑफ लाइट वाटर इन CO2 फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास क्या है कि फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। अब अगर आप यहाँ पे देख लेना तो फोटोसिंथेसिस अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो है ना आपने ये देखना है कि फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो ये आसान हो जाते हैं फिर। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्टर्स, एक्सप्लेन लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस रिएक्शन, वो जो लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंशिएट अमंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको एक हिंट दिया गया है कि आपने किस तरह से जो है ना इसको याद करना है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस है तो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपने क्या याद करना है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये आपने देखने हैं। अब किस तरह से जो है ना इसको याद करना है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास डिफाइन एंड क्लासिफाई द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसकी जो क्लासिफिकेशन एंड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये याद करना है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इम्पोर्टेंस क्या है, क्लियर। इसके अलावा डिस्क्राइब बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड, पोलैरिटी हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, स्पेसिफिक हीट, वाटर एज सॉल्वेंट एंड रीजन, डेंसिटी क्या है, कोहेजन एंड आयनाइजेशन, ये सारे आपने याद करने। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड है और ओलिगोसैकेराइड आपने याद करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड में स्टार्चेस, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ये भी आपने याद करने हैं। डिस्क्राइब प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन से रिलेटेड बात हो गई। डिस्क्राइब लिपिड, फास्फोलिपिड, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल एंड ईस्टर, ये अब लिपिड की बात हो रही है कि फास्फोलिपिड्स हो गए, ट्राइग्लाइसराइड्स, अल्कोहल एंड ईस्टर भी आपको याद करना है। गिव एन अमाउंट ऑफ एन आरएनए, अकाउंट ऑफ एन आरएनए भी आपने देना है कि अकाउंट ऑफ आरएनए क्या चीज़ होती है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्कस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोल, लिपिड एंड ग्लाइकोल प्रोटीन, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जितने भी है ये आपने देखने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से। तो सेल से रिलेटेड तो मेरे ख्याल में सब कुछ होगा। सेल वॉल आपने याद करना है कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये आपने देखना है। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज में हमारे पास सब कुछ आ जाता है। अगर हम देख ले तो सेल ऑर्गेनेलीज में हमारे पास न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट, जितनी भी ऑर्गेनेलीज उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपने याद करने हैं। वैक्यूल्स हो गए। इसके अलावा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स हमारे पास क्या चीज़ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये आपने याद करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या चीज़ है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करना है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये स्ट्रक्चर आपने याद करने हैं। जब भी आप सेल में देखेंगे ना, मैंने आपको बताया ना कि सेल में ये सारा कुछ होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल, कंपेयर द कंट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स विद यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कंपेयर करें। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज, जो आपने ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया है उसमें ऑर्गेनेलीज में आपने क्या याद करना है, उसकी स्ट्रक्चर को याद करना है और उसकी फंक्शन को भी याद करना है, जिसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारे पास जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम में आपने नर्व इम्पल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द नर्व कोऑर्डिनेशन, कौन से वो स्टेप्स है जिससे के ज़रिए वो जो नर्व इम्पल्स जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। न्यूरॉन्स कौन कौन से है और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और टाइप्स क्या है।
ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स एंड साइनेप्स, सेल के दौरान सेल एंड साइनेप्स के बिटवीन जो है ना किस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। उसमें हमारे पास दो है, इलेक्ट्रॉन साइनेप्सिस, केमिकल साइनेप्सिस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, एक केमिकल साइनेप्स है, और दूसरा है साइनेप्स की अक्रॉस जो ट्रांसमिशन होती है उसको हम नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स कहते हैं। अच्छा, हार्मोन्स जिसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ हार्मोन्स है वो आपने याद करने हैं, उसकी फंक्शन जो है ना आपने याद करनी है। फिर उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं और उसकी जो है ना रिलीज़ क्या है, उसकी सिक्रीशन क्या है। फीडबैक मैकेनिज्म आपने याद करना है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क का क्या मतलब है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ होती है, मतलब इसको डिफाइन करना है, इसमें कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, फ़ायदा क्या है। लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन मेन फंक्शंस, मेन फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ होती है। पार्ट ऑफ द ब्रेन विद देयर मेन फंक्शन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमारे पास कौन कौन से और उसके फंक्शन क्या है, लाइक सेरेब्रम हो गया, मिड ब्रेन हो गई, हाइंड ब्रेन हो गई, ठीक है, फोर ब्रेन, तो इसके फंक्शन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है। जिस तरह से इमोशंस, टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस, इस तरह से जितने भी पार्ट्स हैं ना उसके फंक्शन आपने याद करने हैं। अच्छा, रिकॉग्नाइज रिसेप्टर्स एट अ ट्रांसड्यूसर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई, डिफाइन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या चीज़ है। Explain the structure of a typical neuron cell body, dendrite, axon, and myelin sheet, and Schwann cells. Define nerve impulses. What is nerve impulse? List the level of the spinal cord. Levels of spinal cord हमारे पास क्या है कि कौन कौन से लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड को क्लासिफाई किया गया है। लिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पेसिफिक एरिया क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये भी आपने याद रखना है। क्लासिफाई रिफ्लेक्सेस, कौन कौन से ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं कि वो हम डेली लाइफ में वो होते रहते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्स आर्क की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम डेली लाइफ में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किस तरह से एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना वो यूज़ हमारी ज़िंदगी में होता है। क्लियर है। तो लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, सेरेब्रम एंड सेरेब्रम, और उसके फंक्शंस। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। अच्छा, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, द किंगडम एनिमेलिया, मतलब इस डाइवर्सिटी है तो किंगडम एनिमेलिया जो है ना उन्होंने रखा गया है इसमें। तो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में हमारे पास क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, लाइक एनिमल्स, फाइला, कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द एनिमल्स, आपने क्या करना है, याद करना है डाइवर्सिटी को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। अब यहाँ पे जितने भी और किंगडम्स थे ना वो निकाल लिए गए हैं और सिर्फ एनिमल से रिलेटेड जितने भी क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डाइवर्सिटी है, वो रखा गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंजाइम की तरफ। तो इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इंजाइम एक्शन, इंजाइम इनहिबिशन। इंजाइम से रिलेटेड आपने ये चार चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं और इंजाइम इनहिबिशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑन एंजाइम एक्शन, लाइक टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन की वजह से जो इफेक्ट आ सकती है वो क्या चीज़ है। एंड डिस्क्राइब एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर कौन कौन से हैं। अच्छा, इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डार्विनिज्म क्या चीज़ होती है, डार्विनिज्म थ्योरी किसको कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म क्या चीज़ है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है कि अगर इवोल्यूशन है तो इसकी एविडेंस बेस्ड हम किस तरह से स्टडी करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एज प्रोपोज्ड बाय लेमार्क, लेमार्क जो प्रपोज किया है उसकी बेस पे आपने ये देखना है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज प्रपोज बाय डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन जो की गई है थ्योरी की वो डार्विन प्रपोज बाय द डार्विन जो है ना वो आपने देखना है। अच्छा, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, अब लाइफ प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कार्निवोरस प्लांट्स हमारे पास क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पिचर प्लांट्स, वेनस फ्लाई सन ड्यून, water and mineral uptake by roots,
जाइलम एंड फाइलम, ये अब उसकी क्लासिफिकेशन बताई गई है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होती है, उसकी पोटेंशियल। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है, इंक्लूडिंग ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, ह्यूमन हार्ट है और ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं ये आपने याद रखने हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है, डिस्कस द सम एग्जांपल ऑफ कार्नियोवायरस प्लांट्स। अब इसकी एग्जांपल को आपने डिस्कस करना है। डिस्क्राइब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इम्पोर्टेंस इन लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। डिस्क्राइब वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम एंड फाइलम। लिस्ट जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके अंदर जो है ना वॉल्स कितने हैं, और ये सारा कुछ आपने जो है ना याद रखना है। और उससे रिलेटेड फिर आपने जो है ना ये भी देखना है कि आर्टरीज ऑफ वेन्स का कौन कौन से हैं। अच्छा, फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल क्या चीज़ होती है। कार्डिक साइकिल हमारे पास क्या है कि किस तरह से एक ब्लड जो है ना पंप होता है और ये सारा जो साइकिल होता है वो किस तरह से होता है, उसकी फेजेस क्या है। लिस्ट द डिफरेंसेस एंड फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। सारा कुछ इसमें जो है ना इंक्लूडेड है, कुछ भी मेरे ख्याल में कट आउट तो नहीं है, लेकिन बस अभी डिफाइन किया गया है तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम, ऑर्गन, नूडल्स एंड नोड्यूल्स एंड वेसल्स कौन कौन से हैं। डिफाइन एंड डिस्कस द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ मेन पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। मेन पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास मुंह से लेकर लंग्स तक सारी ही मेन पार्ट्स हैं। डिस्कस द रोल ऑफ सरफेक्टेंट इन गैसेस एक्सचेंज। सरफेक्टेंट का हमारे पास गैस एक्सचेंज में क्या फंक्शन होता है, जिस तरह सरफेक्टेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो जो हम क्या कहते हैं लंग्स की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन लंग्स। मैंने कहा ना ये सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड होंगे। लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ग्लैंड्स। यहाँ पे बताया गया है कि मेन पार्ट्स की फंक्शन बताए, फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है उनकी भी फंक्शन बताए और ग्लैंड्स की भी बता दें। तो ये सारा ही डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसमें कुछ भी कटौती नहीं है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे किंगडम मोनरा भी है, मेरे ख्याल में मैं वहाँ पे सोच रहा था कि इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन नहीं। किंगडम मोनरा, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया। शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ये भी आपने देखना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या है कि सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, डाइवर्सिटी इन द शेप एंड साइज आपने बताना है, और इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कब मतलब इसमें सारा कुछ जो है ना इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन वैसे ही इन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया है। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से हैं, तो ये आपने याद रखना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये क्या बता रहे हैं कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द हार्मोन्स दैट रेगुलेट दोज फंक्शन। डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन का क्या रोल होगा ये भी आपने डिफाइन करना है। लिस्ट द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अलॉन्ग विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स एंड मेन सिम्टम्स। आपने क्या करना है, कॉजेटिव एजेंट भी मालूम करना है, मेन सिम्टम्स भी मालूम करना है, और कौन कौन से ऐसी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने कार्टिलेजेस, टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल क्या चीज़ है, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, जिस तरह उसमें कंट्रैक्शन होती है ना उसकी मैकेनिज्म को आपने याद रखना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, गाउट एंड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है ये भी आपने याद रखना है। अच्छा हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्टिलेज, फिर यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सारा कुछ आ जाता है कि डिफाइन कार्टिलेज, मसल एंड बोन। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन अलॉन्ग विद देयर फंक्शन ऑफ बोथ। Compare characteristics of smooth muscles, cardiac muscle and skeletal muscles. Explain the ultrastructure of skeletal muscles. Ultrastructure of skeletal muscles किस तरह से है। Describe in brief the process of skeletal muscle contraction. Classify joints. Joints को classify करना है, movable joint, immovable joint, ठीक है।
डिफाइन गाउट एंड आर्थराइटिस, ये भी आपने याद रखना है कि गाउट किस चीज़ को कहते हैं, आर्थराइटिस क्या चीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट क्या चीज़ होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वेरिएशन एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपने याद करना है। ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हिज वर्क, मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट क्या चीज़ होती है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स क्या चीज़ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से लास्ट दफ़ा भी जो है ना इससे एमसीक्यूज़ आया था, और बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज़, मतलब उसमें सिर्फ डिफिनीशन ही पूछा गया था। Scope of independent assortment in variation, statistics and probability relevant to genetics. अच्छा, मल्टीपल एलेलीज क्या चीज़ होती है, जीन लिंकेज क्या है, एंड क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। सिक्स लिंकेज इन द ड्रोसोफिला एंड सिक्स लिंकेज इन द ह्यूमंस, ह्यूमन में सिक्स लिंकेज किस तरह से होती है और ड्रोसोफिला में किस तरह से सिक्स लिंकेज होती है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है, एसोसिएट इनहेरिटेंस विद द लॉ ऑफ मेंडल्स, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूजिंग द सूटेबल एग्जांपल। अब एक्सप्लेन है ना, तो पिछली दफ़ा भी इस तरह से एमसीक्यूज आया था कि व्हाट इज, मतलब दिया गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, डिस्क्राइब द टर्म जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, एक्सप्लेन हाउ जीन लिंकेज काउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर मॉडिफाइज द प्रोजेनी। Describe the concept of sex linkage. Briefly describe inheritance of sex linked traits. Analyze the inheritance of hemophilia. ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, बायोलॉजी सेक्शन के। बायोलॉजिकल सेक्शन में आपने किस तरह से जो है ना कौन से स्ट्रक्चर्स को आपने याद रखना है, ठीक है, और किस तरह से आपने इसको कवर करना है। ठीक हो गया।